वेलकम टू ईगन। चलिए आज हम लोग सीक्वेंस इंपीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन स्टडी करके देखते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन के सीक्वेंस इंपीडेंस को स्टडी करने से पहले अपन लोग एक बार सीक्वेंस इंपीडेंस क्या होता है उसको रिवाइज कर लेते हैं। इट इज इंपीडेंस ऑफर्ड बाय एनी पावर सिस्टम एलिमेंट इन द पाथ ऑफ करंट ऑफ दैट सीक्वेंस ओनली। मतलब किसी भी पावर सिस्टम एलिमेंट का सीक्वेंस इंपीडेंस क्या होता है, वो उसी सीक्वेंस के करंट के पाथ में जो इंपीडेंस ऑफर करता है वो उसका सीक्वेंस इंपीडेंस कहलाता है। सीक्वेंस करंट तीन टाइप के होते हैं, तो वैसे ही सीक्वेंस इंपीडेंसेस भी तीन टाइप के होते हैं। पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस क्या होता है? इट इज इंपीडेंस इन द पाथ ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस करंट ओनली, और इसको शो करते हैं अपन Z1 से। नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस क्या होता है? इट इज इंपीडेंस इन द पाथ ऑफ नेगेटिव सीक्वेंस करंट ओनली, और उसको अपन Z2 से शो करते हैं। वैसे ही जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस होता है इंपीडेंस इन द पाथ ऑफ जीरो सीक्वेंस करंट ओनली, और उसको अपन Z0 से शो करते हैं। तो किसी भी सीक्वेंस के इंपीडेंस की जो वैल्यू होती है वो किसी दूसरे सीक्वेंस के करंट पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है, या कोई भी सीक्वेंस का इंपीडेंस होता है उसमें कोई भी इफेक्ट दूसरे सीक्वेंस के इंपीडेंस का नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये सारे इंपीडेंसेस जो है वो एक दूसरे से म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके बीच में कोई भी म्यूचुअल इंपीडेंस नहीं होता है। यदि अपन ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो अपन ट्रांसमिशन लाइन के बारे में जानते हैं कि वो एक स्टैटिक सर्किट होता है। ट्रांसमिशन लाइन जो है वो एक स्टैटिक सर्किट होता है, उसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। और स्टैटिक, लीनियर और सिमेट्रिक सर्किट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंसेस होते हैं वो डू नॉट डिपेंड अपॉन फेज सीक्वेंस। इसका मतलब है कि स्टैटिक टाइप के सर्किट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंसेस फेज सीक्वेंस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते हैं, और इसीलिए उनकी वैल्यू इक्वल होती है। और इसीलिए ट्रांसमिशन लाइन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंसेस की वैल्यू बराबर होती है। जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस की वैल्यू से अलग होती है, क्योंकि जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस जो होता है वो जीरो सीक्वेंस करंट के कारण फ्लो होता है, और ये इंपीडेंस जो है वो इंपीडेंस ऑफ रिटर्न पाथ और पार्टली ओवरहेड ग्राउंड वायर के इंपीडेंस पर भी डिपेंड करता है, इसको भी इंक्लूड करके रखता है। इसीलिए Z0 जो होता है वो डिफरेंट होता है Z1 और Z2 से। हम इसको एक तरह से और भी समझ सकते हैं यदि अपन चाहें तो। जैसे ये एक मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन है जिसका ये फेज A है, फेज B है, फेज C है। एक रेगुलर इंटरवल के बाद इनकी पोजीशन को हम लोग चेंज करते आते हैं। जैसे फेज A पहले यहां था, अब उसने ये पोजीशन ले ली, थोड़ी देर बाद वो ये पोजीशन में आ जाएगा। वैसे ही फेज B पहले यहां था, उसके थोड़ी देर बाद वो यहां आ जाएगा, और थोड़े डिस्टेंस के बाद वो यहां पहुंच जाएगा। वैसे ही फेज C भी अपनी पोजीशन को एक रेगुलर इंटरवल के बाद चेंज करता जाता है, जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। और क्या होता है कि यदि हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में पॉजिटिव या नेगेटिव सीक्वेंस करंट को भेजें, लेकिन उनका जो रिजल्टेंट इफेक्ट होगा, जो उसका एवरेज जो इफेक्ट होगा, रिजल्टेंट इफेक्ट जो होता है, उसके करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है वो सेम रहता है ड्यू टू ट्रांसपोजिशन। इसको कैसे लिखा है देखिए, वेदर वी सेंड पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस करंट्स, द रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दीज करंट्स विल बी सेम ड्यू टू ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोजिशन के कारण इनके करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है उसका रिजल्टेंट जो होगा वो सेम आएगा, चाहे अपन पॉजिटिव सीक्वेंस करंट भेजें चाहे नेगेटिव सीक्वेंस करंट भेजें। और इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ इंपीडेंसेस जो होते हैं वो ट्रांसमिशन लाइन में बराबर होते हैं। जीरो सीक्वेंस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव से बिल्कुल अलग होता है, और जनरली जो Z0 की वैल्यू होती है इट इज मोर देन Z1 होती है, और ऑब्वियसली Z2 से भी ज्यादा होती है। और इनकी वैल्यू जो Z1 और Z2 से अप्रोक्सीमेट 2.5 टू 4 टाइम्स ज्यादा होती है। चलिए अपन इसी को एक छोटे से डेरिवेशन से समझ करके देखते हैं। तो देखिए, हम लोग कंसीडर करते हैं एक ट्रांसमिशन लाइन जो कि सिमेट्रिकली स्पेस्ड है, मतलब उसके तीनों कंडक्टर्स की आपस में एक दूसरे से डिस्टेंस जो है वो सेम है, और वो अनबैलेंस करंट IA, IB और IC कैरी कर रही है। ये हम लोगों ने यहां पर बना लिया है ट्रांसमिशन लाइंस, जिसके लाइन के इंडक्टेंस को हम लोगों ने यहां पर लम्प्ड अज्यूम कर लिया है। जहां पर ZS क्या है, वो सेल्फ इंपीडेंस पर फेज है। ZS जो है वो सेल्फ इंपीडेंस पर फेज है, और ZM जो है वो म्यूचुअल इंपीडेंस पर फेज है। ये इन दोनों के बीच का ZM है, ये इन दोनों के बीच का ZM है, और ये इन दोनों के बीच का ZM है। अभी अभी मैंने बताया कि ये सिमेट्रिकली स्पेस्ड है, मतलब तीनों कंडक्टर्स के डिस्टेंस एक दूसरे से सेम है, इसलिए उनके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो भी सेम होगा, और इसलिए म्यूचुअल इंपीडेंस जो होगा वो भी सेम होगा। अब अपन यदि ये बात करें कि इस ट्रांसमिशन लाइन के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको अपन यदि शो करते हैं VA से, इसके वोल्टेज ड्रॉप को VB से, और इसके वोल्टेज ड्रॉप को यदि हम VC से शो करते हैं, तो VA को अपन कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस के इफेक्ट के कारण जो VA होगा वो हो जाएगा IA इंटू ZS, इस सेल्फ के कारण, प्लस IB के करंट और IC के करंट के कारण म्यूचुअल इंपीडेंस का इफेक्ट होगा, जो कि हो जाएगा IB इंटू ZM
प्लस आई सी इंटू जेड एम। बिल्कुल वैसे यदि मैं वीबी की बात करूं तो वो हो जाएगा आई ए इंटू जेड एम प्लस आई बी जेड एस प्लस आई सी जेड एम। मतलब अपने खुद के करंट के कारण सेल्फ इंपिडेंस का इफेक्ट होता है और दूसरे कंडक्टर के करंट के कारण म्यूचुअल इंपिडेंस का इफेक्ट होता है। सी में क्या हो जाएगा, आई ए जेड एम प्लस आई बी जेड एम प्लस आई सी जेड एस। ये आपने सर्किट में ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, हमने उसी मेथड को यूज किया है। चलिए, यदि हम लोग जीरो सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं, सपोज वी वांट टू कैलकुलेट जीरो सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप, तो उसको अपन क्या नाम देंगे, उसको अपन नाम देंगे वी ए जीरो। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी। मतलब इन तीनों को ऐड कर दीजिए। यदि हम इन तीनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा, यदि हम इसको ऐसा ऐड करें कि मैं जेड एस और जेड एस वाले टर्म को एक साथ लिखूं और जितने जेड एम वाले टर्म है उनको एक अलग कर दूं, तो देखिए सबसे पहले यहां पर जेड एस है तो ये हो जाएगा आई ए इंटू जेड एस प्लस इसमें जेड एस नहीं है, इसमें ये जेड एस है, आई बी जेड एस प्लस इसमें यहां पर जेड एस है, आई सी जेड एस, एक ब्रैकेट में लिख देता हूं, प्लस जो जेडएम वाले टर्म जितने भी हैं, जैसे ये जेडएम है, ये जेडएम है, ये सारे जेडएम के टर्म हैं, उनको आप अपन अलग लिखते हैं। तो जेडएम के टर्म को जब मैं अलग लिखूंगा तो आ जाएगा आई बी जेडएम प्लस आई सी जेडएम प्लस आई ए जेडएम प्लस आई सी जेडएम प्लस आई ए जेडएम प्लस आई बी जेडएम। क्लियर है, कुछ नहीं किया है हम लोगों ने, इन सब को जोड़ दिया है, क्योंकि इस फॉर्मूले में वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी था, इन सबको जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद सिर्फ एक छोटा सा काम किया है कि जेड एस के टर्म्स को एक साथ और बचे हुए सारे जेड एम के टर्म्स को यहां पर एक साथ लिख दिया है। यदि मैं यहां से जेड एस को कॉमन निकाल लूं तो देखिए क्या आएगा, वी ए जीरो इज इक्वल टू 1/3, ये जेड एस को कॉमन निकालिए, आ जाएगा आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी प्लस यहां से सब जगह से यदि मैं जेड एम को कॉमन निकाल लूं तो क्या आएगा, देखिए आई बी जेड एम प्लस आई बी जेड एम 2 बार आ रहा है तो हो जाएगा 2 IB, आई सी और आई सी भी 2 बार आ रहा है तो हो जाएगा 2 IC, आई ए भी 2 बार आ रहा है तो हो जाएगा 2 IA। थोड़ा सा अपन और इसको सॉल्व करते हैं, जेड एस इंटू 1/3, ये हो जाएगा आई ए प्लस आई बी प्लस इस 1/3 को भी मैं अंदर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा ZM/3। 2 को भी अपन कॉमन निकालते हैं, देखिए सब में 2 है तो अपन 2 को भी कॉमन निकाल लेते हैं। ये क्या बचेगा, ये आ जाएगा आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी, 1/3 आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी, और यहां पर भी 1/3 आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी, और 1/3 आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी क्या होता है, वो आई ए जीरो होता है। तो मैं इसकी जगह पर लिख देता हूं आई ए जीरो इंटू जेड एस प्लस 1/3 आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी, ये भी हो जाएगा आई ए जीरो, ये बचा 2ZM तो ये हो गया 2ZM। आई ए जीरो को मैं कॉमन निकाल लेता हूं, हो जाएगा आई ए जीरो, ये हो जाएगा ZS प्लस 2ZM। ये आ गया हमारा वी ए जीरो की वैल्यू। मैं वी ए की जीरो की वैल्यू को एक बार फिर से लिखता हूं, वी ए जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा आई ए जीरो जेड जीरो। क्लियर है, मतलब इस पूरे की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, Z0। तो यहां पर क्या है, Z0 इज इक्वल टू जो है ये है ZS प्लस 2ZM। मतलब जीरो सीक्वेंस इंपेडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन आ गई है ZS प्लस 2ZM। क्लियर, चलिए अब अपन निकालते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप। पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप जिसको अपन लोग शो करेंगे VA1 से, और उसका फॉर्मूला होगा 1/3 VA प्लस AVB प्लस A² VC। VA, VB और VC की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने नोट की थी, जो ये थी, तो यहां से देख देख करके अपन VA, VB और VC की वैल्यूज को यहां पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या आएगा, 1/3 ये हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, सबको अपन अंदर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो V1 क्या आ जाएगा, 1/3। इन सभी ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, इसको ए को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर को भी अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर से वही ये काम करें, जेड एस और जेड एस वाले टर्म को पहले एक साथ लिख लेते हैं। तो देखिए जेड एस वाले टर्म को मैं एक साथ लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, आई ए जेड एस, प्लस यहां पर ए को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद लिखूंगा तो ये हो जाएगा ए आई बी जेड एस, प्लस यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर आई सी जेड एस, प्लस जेड एम वाले टर्म्स को एक साथ लिखता हूं मैं तो आ जाएगा आई बी जेड एम, आई सी जेड एम, प्लस ए आई ए जेड एम, प्लस ए आई सी जेड एम, प्लस ए स्क्वायर आई ए जेड एम, प्लस ए स्क्वायर आई बी जेड एम। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, पहले जेड एस वाले सारे टर्म्स को अलग कर लिया और जितने जेड एम वाले टर्म थे उन सबको एक साथ लिख लिया है। अब थोड़ा सा अपन और सॉल्व करके देखते हैं। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है, यहां से जेड एस को कॉमन निकाल लेते हैं। जेड एस कॉमन निकल गया, प्लस ये देखिए आई बी और आई बी कहां कहां पर हैं, ये एक आई बी है और ये एक आई बी है, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। मैं आई बी को कॉमन निकाल दे रहा हूं, जेड एम को कॉमन निकाल दे रहा हूं तो आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद मैं आई सी जेड एम को कॉमन निकालता हूं, आई सी जेड एम को कॉमन निकालूंगा तो बचेगा 1 प्लस यहां आई सी जेड एम है, बचा ए, ये भी हो गया। अब आई ए जेड एम को मैं कॉमन निकालता हूं, आई ए जेड एम को मैं कॉमन निकालता हूं तो यहां बचेगा ए और आई ए जेड एम में यहां पर बचेगा ए स्क्वायर। थोड़ा सा अरेंज कर लिया, आई ए आई बी और आई सी को अलग अलग कर लिया है और जेड एम को सब जगह से कॉमन निकाल लिया है। अब देखिए क्या आता है, ये हो जाएगा 1/3 जेड एस आई ए प्लस ए आई बी प्लस ए स्क्वायर आई सी आ रहा है, प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर। ये कैसे निकलता है इसको एक बार अपन देख लें। 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 0। 1 प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर आई बी जेड एम। ये टर्म हो गया कंप्लीट। आई सी इंटू जेड एम प्लस आई सी इंटू जेड एम, 1 प्लस ए हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। एक बार फिर से अपन देख लेते हैं, आई बी इंटू जेड एम 1 प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए, तो ये हो जाएगा माइनस ए। उसके बाद आई सी इंटू जेड एम में 1 प्लस ए है तो यहां से पता चलेगा कि 1 प्लस ए होता है माइनस ए स्क्वायर, तो यहां लिख दिया माइनस ए स्क्वायर। यहां पर अपन देखें प्लस आई ए इंटू जेड एम, ए प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा -1, तो यहां पर रख देंगे -1। यहां माइनस ए है, यहां माइनस ए स्क्वायर है और यहां -1 है। यहां जेड एम है, यहां जेड एम है, यहां जेड एम है, मैं सबसे माइनस जेड एम को कॉमन निकाल लेता हूं। ध्यान रखिएगा माइनस जेड एम को हम कॉमन निकाल रहे हैं। यहां से मैं माइनस जेड एम को कॉमन निकालूंगा तो बचेगा ए आई बी, यहां से माइनस जेड एम को कॉमन निकालूंगा तो बचेगा ए स्क्वायर आई सी, यहां से माइनस जेड एम को कॉमन निकालूंगा तो बचेगा आई ए, यहां से बचा आई ए, यहां से माइनस जेड एम को कॉमन निकाला तो बचा प्लस ए आई बी, यहां से मैं माइनस जेड एम को कॉमन निकालूंगा तो बचेगा ए स्क्वायर आई सी। अब आई ए प्लस ए आई बी प्लस ए स्क्वायर आई सी, आई ए प्लस ए आई बी प्लस ए स्क्वायर आई सी, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां बचेगा जेड एस, यहां से हमने ये पूरा कॉमन निकाला तो बचा माइनस जेड एम। ये हम वैल्यू निकाल रहे हैं वी ए 1 की। 1/3 आई ए प्लस ए आई बी प्लस ए स्क्वायर आई सी जो होता है वो होता है आई ए 1। हम ऑलरेडी जानते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट क्या होता है, आई ए प्लस ए आई बी प्लस ए स्क्वायर आई सी डिवाइडेड बाय 3। तो ये वाली वैल्यू के बदले में हमने ये लिख दिया और यहां बचेगा जेड एस माइनस जेड एम। इसी को हम लिख सकते हैं आई ए 1 इंटू जेड 1, जहां पर जेड 1 की वैल्यू क्या आ गई, ये है जेड 1 की वैल्यू और इसकी वैल्यू है जेड एस माइनस जेड एम। ये आ गया पॉजिटिव सीक्वेंस इंपेडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अब अपन निकाल करके देखते हैं नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कैसे आएगा। नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होगा, VA2 इक्वल्स 1/3 VA प्लस ए स्क्वायर VB प्लस ए VC। अब VA VB और VC की वैल्यूज अपन क्या लिखेंगे, तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले नोट की थी
म्यूचुअल और सेल्फ इंपीडेंस के टर्म्स में वीबी और वीसी की जो वैल्यूज हम लोगों ने नोट की थी उसी को हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर उस वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करता हूँ। वीए की वैल्यू क्या थी, ये हो गई वीए की वैल्यू प्लस ए स्क्वायर, वीबी की वैल्यू मैं नोट करता हूं प्लस ए इंटू वीसी। तो वीसी की वैल्यू थी ये हो गई हम लोगों की वीए, वीबी और वीसी की वैल्यूज को हमने यहां पर सब्सटीट्यूट कर दिया। अब हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है। तो वी ए टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 1/3। अब जितने जेड के टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख दें और जितने जेड के टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख दें। तो मैं जेड के टर्म्स को पहले एक साथ लिख रहा हूं, जेड को कॉमन निकाल ले रहा हूं। तो देखिए यहां पर है आई ए, फिर यहां पर है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आई बी प्लस यहां पर है तो हो जाएगा ए आई सी प्लस जितने जेड के टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं अपन लोग। यहां पर मैं लिख रहा हूं तो ये जेड के टर्म्स हैं आई बी प्लस आई सी, जेड को हमने कॉमन निकाल लिया है, ध्यान रखिएगा। ए स्क्वायर आई ए हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर आई सी हो जाएगा प्लस यहां से यदि अपन लोग देखेंगे तो ये यहां पे जेड एम है, यहां जेड एम है, तो ये हो जाएगा ए आई ए प्लस ए आई बी। तो ये हम लोगों ने जेड एस और जेड एम के टर्म्स को कॉमन निकाल लिया है और उसको एक साथ लिख लिया है। अब इस टर्म को अपन एज इट इज लिख लेते हैं एक बार। इस टर्म को थोड़ा सा रीअरेंज और करते हैं। रीअरेंज करने के बाद मैं लिख रहा हूं, देखिए आई ए के टर्म्स को एक साथ और आई बी के टर्म्स को एक साथ और आई सी के टर्म्स को एक साथ लिखूंगा तो क्या आएगा, देखिए ये हम लोगों ने लिख लिया है, ये वाले टर्म को एज इट इज लिख लिया। यहां से हम लोगों ने क्या किया, जितने आई ए के टर्म थे उनको एक साथ, आई बी के टर्म को एक साथ और आई सी के टर्म्स को एक साथ लिख लिया। अब इसी को थोड़ा सा अपन और रीअरेंज कर लेते हैं। मतलब मैं क्या करूंगा, आई ए को यहां से कॉमन निकालूंगा, यहां से आई बी को और यहां से आई सी को कॉमन निकालूंगा तो क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा। हम लोगों ने यहां से आई ए, यहां से आई बी और यहां से आई सी कॉमन निकाला तो ये हमारे पास एक नया टर्म आ जाएगा। अब देखिए अपन क्या करेंगे, ए प्लस ए स्क्वायर है, 1 + ए है और 1 + ए स्क्वायर है, इसको अपन कैसे निकाल सकते हैं उसको देख लेते हैं अपन लोग। हम जानते हैं कि 1 + ए स्क्वायर जो होता है वो 0 होता है। तो इसका मतलब है ए प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां से आ जाएगा -1, 1 + ए की वैल्यू आ जाएगी -a² और 1 + a² की वैल्यू आ जाएगी, ये यहां चला जाएगा तो आ जाएगा -a। तो वो वैल्यूज को अपन लोग यहां पे सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। ए प्लस ए स्क्वायर हमने अभी डिस्कस किया कि वो होता है -1, तो ये हो जाएगा -a। 1 + ए होता है -a² तो ये हो जाएगा -a² आई बी और 1 + a² होता है -a तो ये हो जाएगा -a आई सी। इन सब से माइनस को अपन लोग कॉमन निकाल लेते हैं। -1 को यदि कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहां से यदि हम लोग सब जगह से -1 को कॉमन निकालेंगे तो ये -1 को कॉमन निकाल लिया और यहां पर ये वाला टर्म बच जाएगा आई ए प्लस ए स्क्वायर आई बी प्लस ए आई सी आ जाएगा। अब ये टर्म देखिए और ये टर्म देखिए, दोनों बिल्कुल सेम है एग्जैक्टली, तो हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, यदि मैं इस टर्म को कॉमन निकाल लेता हूं तो आ जाएगा आई ए प्लस ए स्क्वायर आई बी प्लस ए आई सी। ये कॉमन निकल गया तो बचा यहां पर जेड एस, यहां बचा माइनस, और देखिए यहां पर जेड एम भी था, हम लोग लिखना भूल गए हैं, तो यहां पर एक जेड एम भी था, तो यहां पर आ जाएगा -ZM और ये पूरा कॉमन निकल गया तो बचा -ZM। अब आई ए प्लस ए स्क्वायर आई बी प्लस ए आई सी डिवाइडेड बाय 3 क्या होता है, तो हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट जो होता है वो कहलाता है 1/3 आई ए प्लस ए स्क्वायर आई बी प्लस ए आई सी। तो अपन लोग इसकी जगह पे लिख सकते हैं आई ए 2 और इस वैल्यू को एज इट इज लिख देते हैं जेड एस माइनस जेड एम। जेड एस माइनस जेड एम को यदि मैं Z2 अज्यूम कर लूं
तो ये हो जाएगा IA2 Z2, जहां पर Z2 जो है वो आ रहा है ZS माइनस ZM, मतलब नेगेटिव सीक्वेंस इंपिडेंस जो है उसकी वैल्यू आ रही है ZS माइनस ZM। अभी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जीरो सीक्वेंस इंपिडेंस इतना निकाला था, पॉजिटिव सीक्वेंस इंपिडेंस इतना निकाला था, और नेगेटिव सीक्वेंस इंपिडेंस हम लोगों ने इतना कैलकुलेट किया, उसको हम लोगों ने एक साथ यहां पर लिख लिया है। इनको यदि हम ऑब्जर्व करें तो हमको क्लियरली पता चलता है कि Z1 और Z2 की वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब है ट्रांसमिशन लाइन में Z1 इज इक्वल टू Z2 होता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस इंपिडेंस जो होते हैं वो एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। जबकि जीरो सीक्वेंस इंपिडेंस देखिए इनसे डिफरेंट है, मतलब जीरो सीक्वेंस इंपिडेंस इनके बराबर नहीं होता है, वो अलग होता है। साथ ही साथ इनको ऑब्जर्वेशन से हमको ये क्लियरली पता चलता है कि Z1 और Z2 की वैल्यू जो है वो ZS से भी कम है, जबकि Z0 की वैल्यू जो है वो ZS से ज्यादा है। तो इसका मतलब अपन ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि Z0 इज मोर देन Z1 और Z0 इज मोर देन Z2। तो इसका मतलब है जीरो सीक्वेंस इंपेडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस इंपेडेंस से ज्यादा होता है। और हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कितना ज्यादा होता है, तो 2.5 to 4 टाइम्स लार्जर होता है। क्लियर? तो ये हो गया अपना सीक्वेंस इंपेडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंप्लीट। थैंक यू।